फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम 30 जून से स्टार्ट होने वाली है और इस अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में यदि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो रहेंगे एलआईजी कैटेगरी के रहेंगे। उसके बाद सेकंड जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स सबसे ज़्यादा रहेंगे। फ्रेंड्स एलआईजी कैटेगरी की बात करें तो इस स्कीम में आपको रोहिणी सेक्टर 34, 35 के एलआईजी फ्लैट्स मिलेंगे, सीरसपुर के एलआईजी फ्लैट्स मिलेंगे, लोकनायकपुरम के एलआईजी फ्लैट्स मिलेंगे और नरेला के एलआईजी फ्लैट्स आपको बुकिंग के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स की बात करें तो ये फ्लैट्स अवेलेबल रहेंगे नरेला के सेक्टर A1 से लेके A4 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो अपने फ्लैट्स की बुकिंग करा सकते हैं ईडब्ल्यूएस या एलआईजी। फ्रेंड्स बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन से एलआईजी फ्लैट्स जो हैं बेस्ट रहेंगे, तो मैं आपको वीडियो के इनिशियल में बता देना चाहता हूं कि कोई भी एलआईजी फ्लैट्स जो है बेस्ट नहीं है। हाँ बेटर हो सकते हैं बट बेस्ट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि यदि एलआईजी फ्लैट्स ये सारे बेस्ट होते या इनमें से कोई भी एलआईजी फ्लैट बेस्ट होता तो डीडीए को लॉटरी वाली स्कीम से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरफ मूव नहीं होना पड़ता। लॉटरी वाली स्कीम डीडीए पिछले 50-60 साल से निकालता हुआ आ रहा है, तो ऐसा क्या हो गया कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे डीडीए को आना पड़ा। और इन फ्लैट्स को डीडीए पिछले कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं और यही अनसोल्ड फ्लैट्स जो है डीडीए इस स्कीम में निकालेगा। कोई भी नए फ्लैट्स नहीं निकाल रहा, कोई भी ऐसे फ्लैट्स नहीं है जो कि फर्स्ट टाइम डीडीए की इस स्कीम में बुकिंग के लिए अवेलेबल है। सारे के सारे फ्लैट्स जो हैं ओल्ड है, यानी कि अनसोल्ड फ्लैट्स सारे के सारे डीडीए इस स्कीम में रख रहा है। इसलिए कोई ये अपेक्षा ना रखे कि कौन से फ्लैट्स जो हैं बेस्ट है, यह मैं नहीं बताऊंगा। हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से एलआईजी फ्लैट्स या ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो हैं बेटर हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इस बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इस स्कीम में जो लोग भी अपने फ्लैट की बुकिंग करना चाहते हैं उनको तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैट को चूज़ करना है। यदि आपकी रिक्वायरमेंट खुद के रहने के लिए फ्लैट लेना है, यदि आप खुद रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका वर्क प्लेस वहाँ से कितनी दूरी पे है। ऐसा ना हो कि आप लाजपत नगर में नौकरी करते हैं और आपने फ्लैट ले लिया नरेला में, तो पता चले नरेला से लाजपत नगर आने जाने में ही आपकी नौकरी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट चेक करनी है कि यदि आप अपने खुद के रहने के लिए फ्लैट लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाई लोकेशन पे फ्लैट को लीजिए, वो भी खासतौर पर सीरसपुर के फ्लैट्स को छोड़ के। सीरसपुर के मत लेना यार, बेकार फ्लैट्स हैं। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो फंसे हुए हैं, ट्रैप हो चुके हैं डीडीए के चंगुल में कह सकते हैं। पहले आप देख लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यदि खुद के रहने के लिए चाहिए तो अपने वर्क प्लेस के नियर बाई लोकेशन पे आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी ये हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए। मैक्सिमम लोग जो कि इन फ्लैट्स को खरीदने के लिए इच्छुक हैं उनका मेन पॉइंट ऑफ व्यू है इन्वेस्टमेंट। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन फ्लैट को लेना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज फ्लैट लिया 2 साल बाद उसका रेट बढ़ गया आपने बेच दिया। वो समय एक समय दिल्ली में था, अब ऐसा फिलहाल नहीं है, पिछले 4-5 सालों से तो नहीं है, क्योंकि जब से डीमोनेटाइजेशन भी हुआ है, बाकी हर प्रॉपर्टी में पैन को कंपलसरी कर दिया है, आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया, काफ़ी चीज़ें मतलब हो गए कि जिसमें प्रॉपर्टी की ब्लैक मनी थोड़ी सी खपत कम हो। उसलिए प्रॉपर्टी के रेट्स में पिछले काफ़ी समय से आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में खास तौर पे। आप बेचने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खरीदने जाओगे आपको बहुत महंगा बताते हैं। तो ये प्रॉपर्टी डीलर्स की चाल होती है, वो ट्रैप करने की कोशिश में रहते हैं कि हाँ भाई बहुत महंगी हो गई। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। फिर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डीडीए के फ्लैट्स की, तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है लॉन्ग टर्म है या नहीं, शॉर्ट टर्म में मत करना। हाँ शॉर्ट टर्म में भी आपके फ्लैट की कीमत एकदम से बढ़ सकती है। यदि नरेला में आज फ्लैट ले लेते हैं और 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डीडीए या फिर डीएमआरसी ये बोल दें कि हाँ भाई मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ पे पास हो गया, तो एकदम से आपके रेट जो है राइज हो सकते हैं। तो ये भी एक मतलब फैक्टर यहाँ पे काम कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इन फ्लैट्स को कंपेयर कर लेते हैं, सभी एलआईजी फ्लैट्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं कि कौन से आपके लिए बेटर हो सकते हैं। उनको कॉस्ट वाइज भी कंपेयर करेंगे, उनको एरिया वाइज भी कंपेयर करेंगे, उनके एडवांटेजेस वाइज भी कंपेयर करेंगे, उनके डिसएडवांटेजेस वाइज भी कंपेयर करेंगे, और भी वहाँ पे आसपास की सर्विसेज को देख के उसको आपस में कंपेयर करते हैं। तब हम बात करेंगे कि कौन से फ्लैट्स जो हैं आपके बेटर हो सकते हैं। फ्रेंड्स 30 जून से स्टार्ट होने वाली डीडीए की स्कीम में जो भी एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स रखे गए हैं उन सभी फ्लैट्स के डाटा को मैंने यहाँ पे एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया है। आप देख सकते हैं रोहिणी सेक्टर 34-35 का डाटा है, यहाँ पे सीरसपुर का डाटा है, लोकनायकपुरम का है, नरेला सेक्टर G7 के जो एलआईजी फ्लैट्स हैं उनका डाटा है और नरेला सेक्टर
A1 से लेके A4 तक के जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं उनका डाटा है। यहाँ पे मैंने LIG कैटेगरी के फ्लैट्स के साथ EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे DDA की अपकमिंग हाउसिंग स्कीम में, उनका डाटा भी यहाँ पे एक साथ रख लिया है ताकि कंपैरिजन करने में आपको दिक्कत ना हो, आप इजीली तरीके से समझ सकें कि कौन सा फ्लैट जो है आपके लिए बेटर होगा और वहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट। फ्रेंड्स कॉस्ट की बात करें तो यदि आप रोहिणी सेक्टर 34-35 में फ्लैट खरीदते हैं तो आपको फ्लैट की कॉस्ट पड़ेगी 14,15,000 से लेकर 14,35,000 तक। वहीं आप सीरसपुर में LIG कैटेगरी के फ्लैट्स खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे कॉस्ट पड़ेगी 17,50,000 से लेकर 17,75,000 तक। वहीं लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स रहेंगे LIG कैटेगरी के वह रहेंगे 27,50,000 से लेकर 28,50,000 तक के। नरेला सेक्टर G7 के LIG फ्लैट्स रहेंगे 22,80,000 के। वहीं नरेला के जो EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स पड़ेंगे आपको 10,75,000 से लेकर 12,42,000 तक के। तो ये तो होगी इन सभी फ्लैट्स की कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम इन फ्लैट्स का एरिया देखते हैं। रोहिणी सेक्टर 34-35 के जो फ्लैट्स हैं वह अप्रोक्सीमेट 33 स्क्वायर मीटर के हैं, 33 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स रहेंगे और सीरसपुर के जो फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे 36 स्क्वायर मीटर के। लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे 43 स्क्वायर मीटर के। नरेला सेक्टर G7 के जो फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे अप्रॉक्सीमेट 50 स्क्वायर मीटर के। और जो नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स रहेंगे वो रहेंगे 47 स्क्वायर मीटर से लेके 54 स्क्वायर मीटर तक के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इन फ्लैट्स का देख लेते हैं मेट्रो से क्या डिस्टेंस रहेगा। फ्रेंड रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के जो फ्लैट्स रहेंगे वह समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस रहेगा। लगभग मैं बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट डिस्टेंस आप देख सकते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं जाके। वहीं सीरसपुर के जो फ्लैट्स रहेंगे वह समयपुर बादली के मेट्रो स्टेशन से लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे। वहीं जहांगीरपुरी का जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा सीरसपुर के फ्लैट से। अब बात करते हैं लोकनायकपुरम के फ्लैट्स। तो लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स रहेंगे मुंडका मेट्रो स्टेशन से लगभग 3.5 से 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे। और नरेला सेक्टर G7 के जो फ्लैट्स रहेंगे उनके आसपास कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो रिठाला का जो मेट्रो स्टेशन रहेगा वह लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ेगा। और वही आप मान लीजिए नरेला सेक्टर A1 से लेके A4 के EWS कैटेगरी के जो फ्लैट्स हैं वो भी मान के चलिए कि लगभग 20 किलोमीटर, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, 20 हो सकता है, इतना मान के चलिए। कहने का मतलब कि मेट्रो स्टेशन वहाँ से दूर है। अब बात कर लेते हैं अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 जो कि GT रोड से आपको गुड़गांव के हाईवे से जोड़ेगा, यानी कि रोहिणी मुंडका होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे में जाके वहाँ पे जुड़ जाएगा। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है गुड़गांव जाते समय जो शिव मूर्ति है वहाँ पे जाके द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के NH8 में मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से रोहिणी सेक्टर 34-35 के जो फ्लैट है उनका डिस्टेंस पड़ेगा लगभग 1 किलोमीटर का। और सीरसपुर के नज़दीक जो है GT रोड है लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स हैं वह UER2 के नज़दीक में 500 से लेकर 700 मीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, उससे भी कम पड़ेगा। नरेला सेक्टर G7 के जो फ्लैट्स हैं वह UER2 से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और नरेला सेक्टर A1 से लेकर A4 के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं उनसे भी UER2 का डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा। अब समझ लेते हैं इन फ्लैट्स के एडवांटेजेस। फ्रेंड्स रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स के एडवांटेजेस देखें तो सबसे बड़ी बात तो कि ये रोहिणी में है, और रोहिणी जो है DDA की बसाई हुई एक अच्छी खासी एक सब सिटी है। जैसे कि DDA ने सबसे पहले रोहिणी बसाई थी सब सिटी के रूप में, देन उसके बाद द्वारका को एक सब सिटी बनाया और अब नरेला को बना रहा है। तो रोहिणी आप मान के चल सकते हैं DDA के द्वारा बसाई गई एक अच्छी खासी कॉलोनी है। दूसरा, रोहिणी सेक्टर 34-35 में बस की कोई दिक्कत नहीं है, बसें आपको मिल जाएंगी ईजिली। पास में मार्केट है, हॉस्पिटल है, DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मतलब जो DC मैंने आपको बताया था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पास में ही है। रोहिणी की अथॉरिटी पास में है, स्कूल्स पास में है। स्कूल बनाने के लिए DDA ने वहाँ पे लैंड भी छोड़ रखी है, आज ना कल वहाँ पे स्कूल बनेंगे ही बनेंगे। और वहाँ पे पास में हॉस्पिटल लैंड भी छोड़ रखी है, पार्क है। UER2 भी वहीं पास से गुजर रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पास में बरवाला गाँव है जहाँ पे आपको मार्केट वगैरह की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। भवाना रोड नज़दीक में ही है, बादली रोड पास में है, वाटर की कोई टेंशन नहीं है, पानी आता है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत तो खैर पूरी दिल्ली में नहीं है। खेड़ा खुर्द का रेलवे स्टेशन पास में है, लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, जहाँ से आप इंडियन रेलवे से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सीरसपुर का, तो सीरसपुर भी अप्रोचेबल है, नियर GT रोड
है सिरसपुर के फ्लैट्स के नज़दीक में। लोकनायकपुरम की बात करते हैं तो ये भी अप्रोचेबल है, UR2 एकदम नज़दीक से जा रहा है, मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बक्करवाला का बस स्टैंड है एकदम पास में ही, वहाँ पे बस वहाँ से बन के चलती है बक्करवाला से। बक्करवाला का बस स्टैंड है, बसें बन के चलती हैं। बाकी नरेला के LIG फ्लैट्स को देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई एडवांटेजेस नहीं है। ठीक है फ्रेंड, कोई एडवांटेजेस नहीं है। क्यों एडवांटेजेस नहीं है ये भी हम जानेंगे। नरेला के EWS फ्लैट के बारे में देखते हैं तो ये सबसे बड़ी बात कि चीप है, सस्ते हैं। यदि इनको कंपेयर करोगे आप मंगलापुरी के EWS कैटेगरी के फ्लैट से, मंगलापुरी जो द्वारका के नज़दीक में है, वहाँ पे DDA स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में DDA ने EWS कैटेगरी के फ्लैट निकाले थे, जो कि नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स की रेप्लिका है। मतलब बिल्कुल वैसे सेम टू सेम थे और उसका एरिया भी लगभग बिल्कुल बराबर ही था। फिर भी उनकी कीमत जो थी 30 लाख थी, 30 लाख कीमत थी, 29,50,000 के आसपास कीमत थी मंगलापुरी के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स की, और वहीं नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं 11-12 लाख के। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है ही। नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को मंगलापुरी के EWS कैटेगरी के फ्लैट से कंपेयर करते हैं तो दोनों का डायमेंशन जो है, दोनों का एरिया जो है लगभग बराबर है। बस यही है कि नरेला जो है अभी आउटस्कर्ट्स में है और मंगलापुरी जो है दिल्ली के बीचों बीच है, नज़दीक में उसका मेट्रो स्टेशन था, बिल्कुल पास में ही पालम का रेलवे स्टेशन है, मंगलापुरी का बस टर्मिनल है। नरेला के पास अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वहाँ पे फ्लैट जो है अभी चीप है। ठीक है। दूसरा, वहाँ पे लोगों ने रहना शुरू कर दिया। 2021 में लोग वहाँ पे कोई नहीं रहता था, बहुत कम, 2-4 परिवार रहे तो रहे। पॉकेट 1A में रहते थे, पॉकेट 1B 1C तो बिल्कुल ही वीरान था, पॉकेट 1A में रहते थे सिर्फ लोग। अब तो वहाँ पे लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। पॉकेट 1B में तो काफ़ी फ्लैट्स जो CISF को दिए गए हैं, जो कि MIG कैटेगरी के हैं। MIG कैटेगरी वहीं पे है पॉकेट 1B में ही। वहाँ पे EWS भी है एक साइड में और एक साइड में MIG भी है। तो MIG फ्लैट्स में तो CISF रहती, तो वहाँ पे सेफ्टी का कोई टेंशन नहीं है। पास में ही हॉस्पिटल है, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, स्कूल है, गुड स्पेस फॉर EWS के हिसाब से अच्छा खासा स्पेस है। NH44 नज़दीक में है, UER2 भी है जो कि 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस से गुजर रहा है। नरेला का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप सोनीपत वगैरह इजीली जा सकते हैं। वहाँ से वैष्णो देवी वगैरह की भी ट्रेन मिल जाती है। नरेला से पुरानी दिल्ली आना हो, नई दिल्ली आना हो, सब जगह की ट्रेन आपको मिल जाएगी। अनाज मंडी है वहाँ पे, DSIDC का ऑथराइज इंडस्ट्रियल एरिया जो कि नरेला के नाम से ही जाना जाता है। वहाँ पर जेल बन रही है नरेला में, जैसे कि तिहाड़ जेल में अब स्पेस कम पड़ने लग गया है, तो वहाँ पे एक दिल्ली की काफ़ी बड़ी जेल बनाई जा रही है। जैसा कि रोहिणी में बनी हुई है वैसे ही नरेला में बनाई जा रही है। अब जेल बनने से फ़ायदा ये होगा कि मान लीजिए VIP कैदियों को रखा जाएगा तो VIP लोगों का भी मूवमेंट्स होगा ना, उनसे मिलने भी तो VIP लोग ही आते हैं ना, तो VIP लोग आएंगे जाएंगे तो शायद फैसिलिटी कुछ अच्छी हो। बाकी तो समय बताएगा कि कितना अच्छा हो पाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बस सर्विस वाले रो को मिस कर दिया है, देख लेते हैं इसको। रोहिणी सेक्टर 34-35 में बस की सर्विस ओके है, ठीक है, बसें मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिरसपुर में GT रोड नज़दीक है, लेकिन आपको GT रोड से सिरसपुर आने के लिए रिक्शा करना पड़ेगा, 10 रुपये देने पड़ेंगे। लोकनायकपुरम में बक्करवाला का बस स्टैंड पास में ही है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। नरेला में बस सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, नॉट गुड, बेकार है। यहाँ पे भी नॉट गुड, ज़्यादा अच्छी नहीं है। बसें हैं लेकिन ज़्यादा अच्छी सर्विस नहीं है। अब इन फ्लैट्स के डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। रोहिणी सेक्टर 34-35 के फ्लैट्स जो हैं बहुत छोटे हैं। मेट्रो स्टेशन इज़ फार, मेट्रो स्टेशन दूर है, एक दिक्कत वहाँ पे है। दूसरा, सिरसपुर के बीच बहुत छोटे हैं, बहुत ही बेकार कंस्ट्रक्शन है। लिकर शॉप बगल में, मीट शॉप बहुत सारी वहाँ पे बगल में ही है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बने हुए फ्लैट्स हैं, ट्रकों की लाइन लगी रहती है, बहुत महंगे हैं, बहुत बेकार फ्लैट्स हैं। लोकनायकपुरम के फ्लैट्स की डिसएडवांटेजेस ये है कि बक्करवाला की JJ कॉलोनी बगल में है, मेट्रो स्टेशन दूर है, कॉस्टली है। सिंगल बेडरूम का इतना महंगा फ्लैट की ज़रूरत ही क्या है। थोड़े पैसे और मिला के 35-40 लाख में आपको रोहिणी सेक्टर 23-22 में आपको 2 बेडरूम बिल्डर फ्लोर मिल जाएगा। तो लोकनायकपुरम में क्या करेंगे लेके, महंगे हैं थोड़े से। इससे सस्ते तो लोकनायकपुरम में वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर दे देंगे, आप जाकर पता करिए, कई प्रॉपर्टी डीलर वहाँ बैठे हैं, इससे सस्ते दे देंगे। नरेला सेक्टर G7 भाई बहुत बेकार फ्लैट है, क्योंकि बगल में लैंडफिल साइट है। लैंडफिल साइट मतलब वहाँ पे जैसे GT के बाईपास पे कूड़े का पहाड़ बना हुआ है ना, यहाँ पे भी कूड़े का पहाड़ बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए बेकार है। भवाना की झुग्गियाँ बगल में है, क्राइम बहुत ज़्यादा है, बहुत क्राइम है वहाँ पे भाई साहब, बहुत क्राइम। कॉस्टली है, बहुत बेकार बस सर्विस है, बस सर्विस की दिक्कत वहाँ पे बहुत है। ठीक है, क्राइम बहुत ज़्यादा है भाई साहब। आप मेन रोड से
आप सेक्टर G7 तक ही आने में ना मुश्किल से मुश्किल आपको 400-500 मीटर चलना है। 400-500 मीटर में ही आपको वहाँ पे इतना क्राइम है कि कुछ भी हो सकता है आपके साथ, थोड़ा सा अंधेरा होते ही। और EWS कैटेगरी के डिसएडवांटेजेस की बात करते तो 5 साल तक इनको आप सेल नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते इनको 5 साल तक। आउटस्कर्ट में दिल्ली के अंतिम छोर मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं है। प्रोजेक्टेड, अब इसमें क्या क्या प्रोजेक्टेड है, मतलब क्या क्या सुधार हो सकता है। रोहिणी सेक्टर 34-35 में रिठाला बावन नरेला की मेट्रो जाएगी तो रोहिणी सेक्टर 34-35 के पास से ही जाएगी, जो कि प्रोजेक्टेड है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, सिरसपुर में कोई सुधार नहीं होना, लोकनायकपुरम में कुछ नहीं होना। नरेला G7 में मेट्रो जाएगी तो हो सकता है इन फ्लैट्स की कीमत बढ़े, लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से क्राइम है मेरे को नहीं लगता कि इन फ्लैट्स की कीमत बढ़ेगी। पिछले 8-10 साल से तो बढ़ी नहीं। यहाँ पे नरेला मेट्रो जब स्टार्ट होगी रिठाला से लेकर नरेला तक की, तब इन फ्लैट्स के कॉस्ट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। रोहिणी सेक्टर 34-35 में 3,500 में भी लोग रह रहे हैं, 4500 में भी रह रहे हैं, 5,000 में भी रह रहे हैं। डिपेंड करता है कौन कैसा फंस जाए। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो रेंट पे ही रह रहे हैं और लेबर क्लास लोग हैं मैक्सिमम। लोगों ने अपने फ्लैट खरीद के छोड़ दिए हैं और रेंट पे दे दिए हैं। सिरसपुर में 2500 से 3,000 जो भी रेंटर यहाँ पे हैं वहीं के इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले हैं, सिरसपुर और लिबासपुर में। लोकनायकपुरम के फ्लैट्स का रेंट हो सकता है 5,000 से 6,000। नरेला में कोई रेंट नहीं है, कोई रेंट पे रहेगा ही नहीं भाई। वहाँ पे तो घोस्ट सिटी है, भूतों का शहर है, कोई नहीं रहेगा वहाँ पे, और ना रहना चाहिए, बहुत बेकार, बहुत घटिया। और नरेला के जो EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं 4,000 रुपये रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी जानकारी हमने यहाँ पे देखी। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी फ्लैट्स जो कि LIG कैटेगरी और EWS कैटेगरी के थे उनको हमने आपस में कंपेयर किया, उनको कॉस्ट वाइज, एरिया वाइज, वहाँ पे एडवांटेजेस वाइज, डिसएडवांटेजेस वाइज, तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से देखी और समझी। फ्रेंड्स, हमने सभी LIG फ्लैट्स और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को आपस में कंपेयर किया, तो थोड़ा सा जो अच्छा लग रहा है, यानी थोड़े से जो फ्लैट्स जो है थोड़े अच्छे जो लग रहे हैं वह है रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के, क्योंकि उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, छोटे हैं, मैं मानता हूँ, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और उम्मीद है कि यदि नरेला वाली मेट्रो पास होती है तो वहाँ के फ्लैट भी महंगे होंगे। तो यदि आप LIG फ्लैट्स की ओर मूव करना चाहते हैं तो LIG फ्लैट्स में आपके रोहिणी सेक्टर 34 और 35 के फ्लैट्स ठीक रह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्लैट्स भी पिछले 8-10 साल से बिक नहीं पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कमी है। लेकिन लोकनायकपुरम के जो फ्लैट्स जो हैं वह डबल कॉस्ट में है रोहिणी से, है वो भी LIG। यह है कि उनका एरिया थोड़ा बड़ा है, लेकिन डबल कॉस्ट में सिंगल बेडरूम फ्लैट, बात तो वही आ गई, सिंगल बेडरूम का ही। रोहिणी सेक्टर 34 के और 35 के एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं यदि आप इस स्कीम में फ्लैट लेना चाहते हैं। तो यदि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो इस ईयर में और भी फ्लैट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि लास्ट फ्लैट्स हैं, DDA इस ईयर में कई स्कीम निकालेगा। नई स्कीम निकालता है ना DDA, इसके बाद DDA को अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरी देने के लाले पड़ जाएंगे। स्कीम निकालना इनकी मजबूरी है, निकालेंगे ही निकालेंगे। इनके बहुत सारे फ्लैट जो हैं अनसोल्ड रह रहे हैं और नए फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, तो इनको जो इन्वेस्ट किया पैसा वो तो निकालना है ना। तो फ्लैट्स इनके आएंगे ही आएंगे 101% इस ईयर में। 1 या 2 अभी जो हाउसिंग स्कीम आएगी ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा जो वेट कर सकते हैं थोड़ा वेट कर लें। अदरवाइज रोहिणी सेक्टर 34 और 35 का एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अदर जो फ्लैट्स हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, बाकी बात करें तो EWS नरेला का फ्लैट भी एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि 10-12 लाख में आपको लगभग 50 स्क्वायर मीटर का फ्लैट मिल रहा है। आप उसका एरिया कैलकुलेट करिए, बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और DDA जो है इस बार जो फ्लैट जो निकाले हैं उनकी कॉस्ट जो है 2021 वाली कॉस्ट ही रखी है, लेकिन इन फ्यूचर ये फ्लैट यदि निकलते हैं तो हो सकता है इनके कॉस्ट आपको बढ़ के देखने को मिले। जो 12 लाख आपको दिख रही है और 14 लाख देखने को मिल सकती है। और रोहिणी के भी फ्लैट जो है बढ़े हुए रेट पे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप देख ही रहे हैं कितनी आ रही है। एक मिस्त्री की एक दिन की दिहाड़ी लगभग 800 रुपये, लेबर की 600 रुपये, तो ये तो कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है ना ये सब चीज़ें। बाकी मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, लेकिन DDA उसी रेट पे दे रहा है। मानता हूँ कि फ्लैट जो है अनसोल्ड पिछले कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन DDA ने जो 2021 की स्कीम निकाली थी और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जो सितंबर से चल रही है, उसमें जो नरेला के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स हैं ना, काफ़ी सेल आउट हुए हैं, काफ़ी हुए हैं। काफ़ी लोग वहाँ पे रहने पहुँच चुके हैं, काफ़ी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं, बहुत लोग रेंट पे भी रह रहे हैं।
तो नरेला का भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है जिस दिन वहाँ पर मेट्रो पास हो गई। अब मेट्रो कब पास होगी यार, पिछले कई सालों से तो सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपको वही मैं कह रहा हूँ ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के चलना पड़ेगा। एक समय द्वारका भी ऐसा ही था, द्वारका में भी पानी नहीं मिलता था, पानी की बहुत दिक्कत थी, बहुत किल्लत थी पानी की। जो लोग दिल्ली में शुरू से रह रहे हैं उनको पता है द्वारका जब बसा था कितनी दिक्कतें थी वहाँ पे। आज द्वारका देखो, नाले के बगल के फ्लैट से 1 करोड़ 24 लाख के बिक रहे हैं सेक्टर 19B वाले, जो मैंने आपको विजिट भी कराई थी, MIG फ्लैट्स जो कि इसी हाउसिंग स्कीम में रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि द्वारका की वैल्यू है, इस समय द्वारका की वैल्यू बन चुकी है। जैसे कि मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि मंगलापुरी के जो फ्लैट्स थे जो द्वारका से टच थे, 30 लाख के फ्लैट थे। कितना? 50 स्क्वायर मीटर के। नरेला में भी तो 50 स्क्वायर मीटर के मिल रहे हैं, सेम उन फ्लैट्स की रेप्लिका है। मतलब जो नरेला के EWS फ्लैट हैं और मंगलापुरी के जो EWS फ्लैट है, दोनों एक दूसरे जैसे हैं, बस सिमिलर हैं, रेप्लिका है। फिर भी कॉस्ट में कितने का अंतर? लगभग 2.5 गुना का अंतर। क्यों भाई? वहाँ पे बगल में मेट्रो स्टेशन है, बगल में बस टर्मिनल है, बगल में रेलवे स्टेशन है, सारी फैसिलिटीज़ है, बगल में शमशान घाट भी है वहीं पे सही में वहाँ बिल्कुल बगल में ही शमशान घाट है। मंगलापुरी जो EWS कैटेगरी का फ्लैट्स हैं, बहुत लोगों ने वहाँ पे फ्लैट लिया भी है और बाद में उनको पता चला कि वहाँ पे शमशान घाट है, तो लोग पछता भी रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, जिन्होंने ले लिया तो ले लिया। लेकिन DDA की जो अपकमिंग हाउसिंग स्कीम जो आएगी ड्रॉ वाली, उसमें मंगलापुरी को दोबारा शामिल करेगा DDA। अब इनके फ्लैट्स पता नहीं क्या बना रहे हैं, कहीं शमशान घाट के बगल में, कहीं नाले के बगल में, कहीं लैंडफिल साइट के बगल में, पता नहीं क्या है। एक समय था DDA के अच्छे अच्छे फ्लैट्स बनते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि इनको कोई दिल्ली में जगह ही नहीं मिल पा रही। लैंड पूलिंग पॉलिसी इनकी अधर में लटकी हुई है पिछले 4-5 सालों से, कुछ पता ही नहीं है। खैर, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे DDA के LIG फ्लैट्स के और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स को, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन से फ्लैट्स जो है बेटर हो सकते हैं। बाकी जो लोग वहाँ पे रहते हैं, चाहे रोहिणी में, चाहे सिरसपुर में, चाहे लोकनायकपुरम में, चाहे नरेला में, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं या नहीं। क्योंकि यदि आप फंसे हुए हैं वहाँ पे, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरा भी फंसे। प्लीज़ इस टाइप से आप हेल्प ज़रूर करिएगा। बाकी रोहिणी में भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे फ्लैट जो है उससे सस्ते तो प्रॉपर्टी डीलर दे रहे हैं, वहाँ पे लोग फंस चुके हैं, बोलते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं प्लीज़ अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रोहिणी के 34-35 के फ्लैट्स कैसे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखा जाए, उसके बगल से मेट्रो निकलती है नरेला बवाना वाली, या फिर UER2 तो निकल ही रहा है, तो उनकी फ्लैट की कॉस्ट जो है बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की भी सलाह ले सकते हैं। ये तो मेरा अपनी निजी सलाह थी, मेरी निजी राय थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।